नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है अप्रैल 17, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो आपके इंटरव्यू, मेंस या प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ना, इसमें कुछ चेंजेस किया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद ब खुद देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या चेंजेस किया गया है और क्यों इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। सबसे पहला टॉपिक देखिए यहाँ पे। अभी पता है ना, वक्फ वक्फ के मामले को लेकर पूरा आर्टिकल छपा हुआ है, ठीक है। अभी विवाद पूरा चल रहा है। कई यहाँ पे जो है ना विरोध भी कर रहे हैं, कई लोग इसके पक्ष में हैं। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आप खास करके उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, बिहार वाले एग्जाम में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल का यहाँ पे नाम देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल और एक होता है एडवोकेट जनरल, माफ कीजिएगा, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल हो गया और हो गया आपका सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ये दो नाम जो है ना, ये दोनों जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ से बीपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने भी पूछा है, यूपीपीसीएस ने भी पूछा है। तो हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 76 अब पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा हुआ है, प्रावधान किया गया है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल के बारे में यहाँ पे जो है ना प्रावधान नहीं किया गया है। यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया था कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ये दोनों का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे उन्होंने बताया होगा नहीं, सिर्फ अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा गया है, सॉलिसिटर जनरल के बारे में नहीं। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? तो जो सरकार होती है ना, उसके वकील होते हैं। जैसे हम लोग के अगर मान लीजिए कोई मामला होता है तो हम लोग एडवोकेट के माध्यम से न्यायालय में जाते हैं, उसी प्रकार सरकार को भी तो अपना एडवोकेट रहेगा ना पर्सनल में, तो वही होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है? जो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, उसको प्रोटेक्ट करना। आपने 1973 का केस पढ़ा है ना, केशवानंद भारती जो है केसेस, केरल वर्सेस केशवानंद भारती केसेस, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में प्रावधान किया गया ना। उससे क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर के मामले में? संसद को संविधान के सभी प्रावधानों को संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये चीज याद रखिएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे संविधान को प्रोटेक्ट करता है, हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, जो पावर है सेपरेशन का उसको प्रोटेक्ट करता है, संघीय जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये सब काम करने का काम किसका होता है? हमारे सुप्रीम कोर्ट का होता है, याद रखिएगा। यही सब फैक्ट जो है ना, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यही सब एग्जाम में स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है। अगर आपको यकीन नहीं होता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, आपको यही सब फैक्ट देखने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, उनके नाम को लेकर सिफारिश हो रहा है, ठीक है। और अभी वर्तमान में कौन है? संजय खन्ना करके ना, ठीक है। वर्तमान कौन है? संजीव खन्ना, माफ कीजिएगा, हमारे प्रधान न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना है। तो अब जो है इनका नाम आ रहा है कि जब ये रिटायर करेंगे तो ये होंगे। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है इनका नाम है, मैंने यहाँ पर टिक करके रखा था, भूषण आर गवई। देखिए ये नाम याद रखिए, भूषण आर गवई का नाम जो है ना काफी जो है ऊपर ऊपर में है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीनियोरिटी में ही है। और जब ये जो वर्तमान जो सीजीआई हैं, जब वो अपने पद को छोड़ेंगे तो वो अपना उत्तराधिकार का जो है ना सरकार को सिफारिश कर दिए कि आप इन्हें बनाइएगा। तो ये जो है ना एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट से। और अगर शेड्यूल कास्ट से बनने वाले ये पहले सीजीआई नहीं होंगे, ये दूसरे नंबर के होंगे। तो पहले भी बन चुके हैं 2010 में, इनका नाम है केजी बालकृष्णन। ये फैक्ट याद रखिएगा, बीपीएससी में ऐसे ही फैक्ट पूछ लेता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे अमेरिका और भारत के बारे में। अमेरिका और भारत का जो व्यापार है ना, उसके बारे में यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सबसे बड़ा जो साझेदार है ना, सबसे ज्यादा जो ट्रेड करते हैं हम लोग किसी देश के साथ, तो वो है अमेरिका। अमेरिका हम लोग का जो ना टॉप प्रायोरिटी में आ गया, मतलब सबसे ज्यादा व्यापार हम लोग किस देश के साथ करते हैं? तो अमेरिका के साथ करते हैं। ये फैक्ट बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। और यही जो है ना 3-4 स्टेटमेंट बना के आपको इकोनॉमिक सेक्शन में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार कौन है? अमेरिका है। कितना का हम लोग यहाँ पे व्यापार करते हैं? तो 132 कहीं पर मैंने टिक किया है, देखिए यहाँ पे 131 बिलियन जो है ना अरब डॉलर का हम लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। ये भी याद रखेंगे आप। और सबसे ज्यादा जो है ना हम लोग इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? चाइना से करते हैं। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करते हैं?
तो अमेरिका को करते हैं, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अभी क्या हुआ, चाइना और अमेरिका के बीच में चल रहा है ट्रेड वार। अमेरिका बढ़ाता है, अभी जो है ना 145% जो है कर दिया था टैरिफ, अब बढ़ा के 245 कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 245 कर दिया है। पहले कितना था इससे पहले, आई थिंक 124 या 25 था, खैर कोई भी है, लेकिन अभी 245 कर दिया है। तो चाइना भी चुप नहीं बैठेगा, तो चाइना भी क्या किया, जो अमेरिका के साथ जो व्यापार को लेकर जो समझौता हुआ था, बोइंग, ये क्या है, एरोप्लेन है, तो उसको लेकर समझौता को लेकर रद्द करने की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये फैक्ट को याद रखेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे जो है ना नेशनल हेराल्ड, ये क्वेश्चन जो है ना हिस्ट्री में पूछ लेता है आपसे। नेशनल हेराल्ड क्या है, तो ये न्यूज़पेपर है, अखबार है, जिसको 1938 में स्थापित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं, ये फैक्ट को याद रखिएगा। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन चुके हैं 1929 में, ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे, लाहौर वाला, है ना। और ये हो गया। तो नेशनल हेराल्ड अभी न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि ये जो है ना, जब जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, वो तो फ्रीडम फाइटर थे, देश को स्वतंत्र करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो भी। ठीक है, तो किसी एक का तो प्रॉपर्टी नहीं होगा नेशनल हेराल्ड। तो यहाँ पे जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी है ना, उन पे आरोप लगा है कि वो जो है ना कम कीमत में नेशनल हेराल्ड को अपने नाम करवा लिया, और मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी जांच चल रहा है, क्या रिपोर्ट आएगा वो हम लोग देखेंगे, लेकिन नेशनल हेराल्ड याद रखिएगा, क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद आ जाए यहाँ पे, अभी ना फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा, कहाँ पे होगा, तो अमेरिका और मैक्सिको और कनाडा में मिलके कर रहा है सब यहाँ पे। ठीक है, तो जो ट्रॉम जो है ना, ये कार है जो कोलकाता से वहां पर जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व कप का फुटबॉल का जो आयोजन है कहाँ पे होगा, अमेरिका और मैक्सिको में हो रहा है, और कनाडा में भी हो रहा है। ठीक है, ये फैक्ट को आप याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद आ जाइए, इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि यूनाइटेड नेशन है ना जो है, उसमें भारत का परमानेंट जो प्रतिनिधि है, परमानेंट जो प्रतिनिधि है उनका नाम क्या है। तो पहले रुचिरा कंबोज हुआ करती थी, लेकिन वो रिटायर कर गई। ठीक है, अब क्या है, पी हरीश। ये देखिए नाम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी बिहार में बहुत सारे एग्जाम होने हैं, कौन कौन से एग्जाम होने हैं, तो अभी सीजीएल का एग्जाम होना है, दरोगा वाला एग्जाम होना है, बीपीएससी 71 होना है, यहाँ पे बीएसओ होना है, और नए नए वैकेंसी बीपीएससी मारा। तो वहाँ पे ये सब जो फैक्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो मैं फैक्ट यहाँ पे जो हाईलाइट कर दे रहा हूँ ना, उसको ध्यान में रखिएगा। बाकी जो पढ़ना आप पढ़ते रहिए, लेकिन जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके जो ट्रेंड है ना एग्जाम में पूछने का, इस फैक्ट को पूछता है। और अभी आरओ का भी एग्जाम होगा यूपी में, उसका सिविल सर्विसेज का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर ये सब फैक्ट जो है काफी महत्वपूर्ण है। भारत जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, वहाँ पे रिफॉर्म चाहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर है, अदर्स क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो भारत जो है ना इसका अध्यक्षता कर चुका है 8 बार। ठीक है, लेकिन भारत चाहता है कि इसका मेंबर बने। क्यों बने मेंबर, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, भारत का है, और उसका प्रतिनिधि ही नहीं है वहां पे। तो ये क्या है, यहाँ पे जस्टिस है, ये कोई लोकतंत्र है, नहीं ना है। तो भारत जो है ना डिमांड कर रहा है कि यहाँ पे रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्तमान में जो बना हुआ है ना, ये एक नए युग का जो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहा है। ये 1945 में जब संस्था बनी थी यूनो ना, उसका रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में इसमें चेंजेस चाहिए। आपको बता दें, कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं कि वर्तमान में प्रासंगिक हो, तो उसमें चेंजेस लाना होगा, उसको वर्तमान स्वरूप में ढालना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कोटेशन है। ठीक है, कि परिवर्तन ही प्रासंगिकता है। अगर आप किसी चीज को प्रासंगिकता बनाना चाहते हैं, रिलेवेंस बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं उसका औचित्य बना रहे ना, तो उसमें आपको परिवर्तन करने होंगे। क्लियर। एक G4 करके टर्म काफी न्यूज में चल रहा है, G4, ये देखिए यहाँ पे कहा गया, G4 है ये वाला। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इसमें ब्राजील है, जर्मनी है, अपना भारत है, अपना जापान है, 4 कंट्री मेंबर याद रखिएगा। बोल, आपको 4 कंट्री का नाम दे देगा, इसमें से बोलेगा कौन नहीं है। तो भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान, ये चारों जो है ना परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत जो वहाँ पे प्रशासन है डोनाल्ड ट्रंप, वो जो है वहाँ पे अवैध जो अप्रवासी बसे हुए अमेरिका में, उनको बोला है कि अगर आप लोग स्वेच्छा से अपनी मर्जी से अगर देश छोड़ना चाहते हैं, तो आपको हम टिकट भी देंगे, कुछ पैसा भी देंगे। ठीक है,
और फिर बाद में हम आप लोग के साथ संबंध भी बनाएंगे कि अगर आप लोग बेहतर काम करना चाहते हैं अमेरिका में तो आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है ना, जो अवैध अप्रवासी जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं ना, उन लोग ईमानदारी से छोड़ दें। ठीक है, तो आपको प्रशासन हेल्प भी करेगा आपको अपने देश जाने के लिए। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना, ये ला पूछेगा CBP होम। CBP होम जो है ना, ये एक ऐप है। ये वो ऐप है जो स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ना चाहते हैं, जो अवैध जो प्रवासी हैं, उनको ये सहूलियत देता है। ठीक है, CBP होम। आपसे पूछेगा कि CBP होम जो ऐप काफी चर्चा में रहा था ना, किस मुद्दे से जुड़ा हुआ है? तो जो स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ऐप बनाया गया है। अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आपको यहाँ पर टिकट दिया जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ पैसे दिए जाएंगे ताकि आप अपने देश को वापस कर जा सकें। और बिहार जैसे एग्जाम और यूपी जैसे एग्जाम में ना, इस फैक्ट को बहुत टारगेट करता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, अभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा था, फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चला था। ठीक है, गाजा स्ट्रिप को लेकर, वेस्ट बैंक को लेकर, ये सब जगह चर्चा में रहता है। ठीक है, मैंने जब पूरा आर्टिकल पढ़ा ना, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। देखिए, ये है क्या? इजराइल। और इजराइल किन किन देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है? तो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, और यहाँ पर मेडिटेरियन सी है। ये पांचों का लोकेशन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है गाजा स्ट्रिप और ये है वेस्ट बैंक। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। गोलन हाइट्स यहाँ पे, ये सब क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, लोकेशन पूछ लिया है बहुत बार। अगर आप देखोगे ना, इंटरनेशनल जो रिलेशन वाला जो टॉपिक है, करंट अफेयर वाला टॉपिक है, उसमें यही सब फैक्ट बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज को लिया है। अगर अभी वर्तमान में देखिएगा तो जो इजराइल और जो फिलिस्तीन या हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें 51,000 लोगों की मृत्यु हो चुका है। ये लेटेस्ट डाटा है। उसके बाद देखिए, अभी गूगल ने क्या किया ना, कि भारत में 29 लाख जो विज्ञापन जो खाते हैं, जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, डिजिटली जो तरीके से एडवर्टाइज करते हैं, उनके खाते को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अभी हाल ही में भारत के जो 29 लाख जो अकाउंट है, उसको सस्पेंड कर दिया गया, किसके द्वारा? तो फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, एक्स, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन देके करेगा आपको। तो ये काम कौन किया? गूगल किया। गूगल का जो विज्ञापन नीति है ना, उसका उल्लंघन के आधार पर इसको निलंबित कर दिया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आइए यहाँ पे, अभी जो ट्रेड वार देखने को मिल रहा है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड पे, वैश्विक अर्थव्यवस्था पे, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है इस आर्टिकल को। जब मैंने पूरा पढ़ा ना, जो आपको फैक्ट को ध्यान रखना है वो याद रखिएगा कि जो वैश्विक जो ऋण है ना, उसको इफेक्ट करेगा, जो व्यापार है ना उसको इम्पैक्ट करेगा, जो अर्थव्यवस्था है उसको इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर। भारत जो है ना, वैश्विक खाद्य सुरक्षा को, जैसे भारत जो है अपने देश में खाद्य सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किया है? नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ना, प्रधानमंत्री पोषण योजना ये भी है, ICDS, ये तमाम जो योजनाओं के तहत जो अपनी भारत जो है अपनी जनताओं का, अपने नागरिकों का यहाँ पे पोषण और यहाँ पे खाद्य का व्यवस्था करती है। ठीक है, तो भारत सरकार वैश्विक लेवल पे भी जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा है ना, वहां पे भी रोल अपना अदा कर रही है ब्राजील के साथ मिलकर, क्योंकि ब्राजील और भारत में वो पोटेंशियल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत जो है ना वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या पहल किया है, तो आप यहाँ पे ब्राजील और भारत के जो रिलेशन को लेकर यहाँ पे बातचीत करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टारलिंक है। स्टारलिंक कौन है पता है? ये जो कंपनी है ना, ये सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करती है। देख रहे हैं ना, उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रदाता है, मतलब सैटेलाइट के माध्यम से जो इंटरनेट की सुविधा देता है। ये जरूरी क्यों है हम लोग के साथ? स्टारलिंक के साथ समझौता करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी भी आप देखोगे ना, 70%, माफ कीजिएगा, मतलब 65 से 70% जो पॉपुलेशन है ना, ग्रामीण इलाकों में रहती है। ठीक है, और वहां पे इंटरनेट को लेकर काफी दिक्कतें हैं। ठीक है, जैसे दुर्गम इलाकों में आप देखोगे नक्सलवाद, वहां पे जो है टावर वगैरह लगने नहीं देते हैं। जो पहाड़ी इलाका है वहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता है, तो वहां पे स्टारलिंक जो है ना उपग्रह के माध्यम से डेटा को, मतलब नेट को सप्लाई करेगी। ठीक है, इसलिए स्टारलिंक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है, भारत को एक डिजिटल हब वाला कंट्री बनना है, तो वहां पे इस तरह के समझौते करना लाजमी हो जाता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे,
तो बाल तस्करी को लेकर अभी एक मामला अभी आया था, कुछ दिन पहले ही तो न्यूज़पेपर में आया था, कल या परसों आई थी। एक हॉस्पिटल में एक माँ जो है अपने बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चे जो गायब हो जाता है हॉस्पिटल से, ठीक है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा जो है ना सालों से चलता आ रहा है। लेकिन जो कानून है, जो प्रशासन है, वो इससे निपटने में नाकाम रही है, क्योंकि जो कानून बनता है ना वो ढीला बनता है, या उसको लागू करने का जो मैकेनिज्म है ना वो काफी वहां पे ढुलमुल वाला हो जाता है। इस कारण से जो गिरोह होते हैं ना बाल तस्करी करने वाले, वो लोग अपने काम को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो बच्चे अपनी माँ जो अपने बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा गायब हो गया। इस बच्चे को लोग जो तस्करी जो करते हैं वो क्या करते हैं, या तो इसको यौन शोषण में इसको धकेल देंगे, इसका बॉडी पार्ट निकाल के मार्केट में बेच देंगे, या इसको जो भीख मांगने जो होता है ना भिक्षावृत्ति, उसमें इसको धकेल देंगे। तो इस तरह के यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो बात किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अभी लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, कि इस तरह का जो घटनाएं हमारे देश में हो रहा ना वो बिल्कुल सही नहीं है। और जो हॉस्पिटल में ये घटना हुआ है उसका तो पहले लाइसेंस रद्द करो, ठीक है, लाइसेंस रद्द करो, और जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है उस पर कानूनी कार्रवाई करो। सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आर्टिकल है ना, ये बात करता है भाषा की मर्यादा। अभी आपने देखा होगा कुछ महीना से जो न्यूज में चला था, इंडिया गोट लैटेंट, यहाँ पे जो कुछ लोग बैठ जाते हैं जज बन के और कुछ ऑडियंस को बुला लेते हैं, पेड वाले ऑडियंस को, और बीच में जो हमारा जो कल्चर है, ठीक है, उसको लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए यहाँ पे जो हास्य और व्यंग करते हैं। आपने देखा था इंडियन कोर्ट लैटिन में, ठीक है। यहाँ पे भाषा का मर्यादा को जो है ना ध्यान में नहीं रखा नहीं जाता है, कुछ भी बोले जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इंडिया गो टैलेंट में जो हुआ लेटेंट हुआ था, इंडिया गो लेटेंट, माफ कीजिएगा, तो वहाँ पे जो माता पिता का जो रिलेशन है उसको लेकर यहाँ पे अभद्र तरीके से बात की गई थी। जो ब्रदर सिस्टर का जो रिलेशन है उसको लेकर अभद्र तरीके से बात किया गया था। तो हमारे समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक मर्यादा है, उसको मेंटेन करना चाहिए। उसी को लेकर ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। अभी आपने देखा होगा कामरा करके भी न्यूज में चल रहा है ना, जो आई थिंक मुंबई का था, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उस पे भी यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है ना अपनी भाषा का मर्यादा का, देखिए क्रिटिसाइज करना सही बात है, लेकिन आप एक एक्सट्रीम कंडीशन पे जाके जो आप करते हो यहाँ पे क्रिटिसाइज, वो सही नहीं है। आपको अपनी भाषा को यहाँ पे क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि भारत ही वह देश है, या भारत ही वह समाज है, ठीक है, जहां पे जो शादी होता है ना, जो शादी का जो शुभ लगन होता है ना, उसमें गालियों का परंपरा रहा है। आपने देखा ही होगा, हमारे जो कल्चर है वहां पे गालियों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो गाली देती है और जिनको ये गाली दिया जाता है, ठीक है, तो उनके बीच में कोई द्वेष नहीं होता है, कोई यहाँ पे बदले की भावना लेने को लेकर नहीं होता है, बल्कि ये प्रेम को दर्शाता है। तो हम लोग का जो कल्चर है इस टाइप का है। पहला ये हो गया। दूसरा आप देखोगे, शिशुपाल का घटना आपको याद नहीं होगा, आपने महाभारत में सुनी होगा, उसको भी ध्यान में रखिए। शिशुपाल जो है ना, जो भगवान कृष्ण है, उनकी जो बुआ है ना, उनका वो लड़का था, ठीक है, उनका वो बच्चा था। तो जब वो शिशुपाल का जन्म होता है ना, तो वहां पे जो है जन्म होता है तो 4 हाथ होता है उसका, शिशुपाल का, ठीक है। तो वहां पे इनको वरदान दिया गया था कि आप जिसके भी आप गोद में जाओगे तो आपके 2 हाथ गायब हो जाएंगे, ठीक है। और जिसका गोद में आप जाइएगा ना, वही आपका मृत्यु का कारण बनेगा। तो भगवान कृष्ण के हाथ में हो गया शिशुपाल, 2 हाथ गायब हो गया। लेकिन जो उनकी बुआ थी कृष्ण भगवान की, ठीक है, वो डर गई कि ले अब तो वध भी इन्हीं के हाथों होगा। तो उन्होंने प्रॉमिस लिया भगवान कृष्ण से कि आप जो है ना शिशुपाल के जो गलतियां हैं आप उसको माफ करोगे। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि 100 गलतियों को हम माफ कर देंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम माफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये घटना लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज। तो इसका मतलब ये है, इसका पीछे का सार ये है कि जो भाषा का मर्यादा है, जैसे भगवान कृष्ण को जो शिशुपाल काफी गालियां उलियां वगैरह देते रहते हैं, ठीक है, तो एक सीमा होता है बर्दाश्त करने का, उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन एक एक्सट्रीम जाने पर उन्होंने चक्र से जो उनका वध कर दिया, ठीक है, वो चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। साथ ही आपको बता दें, अथर्ववेद में भी जो हास्य व्यंग्य को लेकर भी यहाँ पे बातचीत किया गया है, ठीक है। और तो कुल मिलाकर यहाँ पे यही है कि जो भाषा है उसको मर्यादा में रखिए, कहाँ पे क्या बोलना सोच समझ के बोलना है, क्रिटिसाइज कीजिए लेकिन एक तरीके से। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे उर्दू भाषा को लेकर बात किया गया है।
अभी आप एक देखो साइन बोर्ड है, ठीक है, जैसे नाम वाम होता है, जैसे कोई मार गुरु होता है लिखा होता है ना, तो वहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ था, ठीक है, उर्दू में लिखा हुआ था, तो वहाँ पे एक पीआईएल दर्ज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पे उर्दू जो भाषा का यूज हुआ है ना, वहाँ पे उसको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि भाषा जो है ना कोई धर्म नहीं होता है। उर्दू जो भाषा है ना वो कोई मजहब का नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है। तो आप इस तरह का जो टिप्पणी, जो इस तरह की याचिका है ना, इस तरह का ना करें, क्योंकि भाषा जो है ना एक समुदाय का या लोगों की सभ्यता का प्रगति को मापने का एक तरीका है, याद रखेंगे, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। और हमारा जो भारत है, आप देखोगे उत्तर भारत और मध्य पूर्व वाला जो भारत है, माफ कीजिएगा, जो मिडिल भारत है, जिसको गंगा जमुनी तहजीब भी बोलते हैं, ठीक है, इसी भाषा को, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर को एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है भाषा। भाषा क्या करता है? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का काम करता है। भाषा समाज की प्रगति को लेकर यहाँ पे बात करता है, तो भाषा का इंपॉर्टेंस याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्या है, ये आर्टिकल में क्या था इंपॉर्टेंट यहाँ पे, हाँ, अभी आपने देखा कि मणिपुर संकट चल रहा है, मणिपुर क्राइसिस। कुकी और मतई, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ट्राइब है ना किस राज्य से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से। ये देखिए मैतई, तो मैतई का जो है ना एक धार्मिक संस्थान है, ठीक है, धार्मिक जो यहाँ पे होता है ना आस्था वाला संस्थान है थांगजिंग। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि खबरों में रहा थांगजिंग जो धार्मिक जो स्थल है किस कम्युनिटी से या किस ट्राइब से जुड़ा हुआ, तो मैतई से जुड़ा हुआ, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, उड़ीसा अधिकारियों के लिए एआई, हाँ, एआई को लेकर क्वेश्चन आना कंफर्म है, याद रखिएगा। बीपीएससी में का जो मेंस एग्जाम है ना उसमें पूछा गया है एआई को लेकर कि एआई का यूज जो है ना गवर्नेंस में, आप बताएं सरकार में कैसे ये काम करता है एआई को लेकर। तो उड़ीसा कैडर ने, मतलब उड़ीसा राज्य ने कह दिया है कि जो भी कर्मचारी हैं सबको एआई आना चाहिए। तो 3 महीना का कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है सरकारी अधिकारियों के लिए। इसका यूज देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है। एआई को अगर सीखेंगे ना तो जो भविष्य का शासन है उसको आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि आप देखोगे जो शासन का जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार करना, उसको क्षमतापूर्ण बनाना, साथ में नागरिकों और सरकार के बीच में जो गैप है ना उसको फिल करना, साथ ही जो डेटा का एनालिसिस करना, योजनाएं बनाना, लागू करना, ठीक है, इन तमाम चीज में एआई का यूज होता है, याद रखिएगा। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत बार पूछा भी गया है। इसके बाद सारा फैक्ट जो है खत्म हो गया। समय कितना हो गया? 22 मिनट हो गया। हमारे कल व्यूअर ने बोला था कि आप जो है ना थोड़ा सा समय को बढ़ाएं, आधे घंटे करें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम जितने भी फैक्ट हैं उसको लेके चलूं, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अपना फीडबैक देते रहिएगा। जो लोग फीडबैक देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, तभी मैं काम कर रहा हूँ, अन्यथा मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है कि कुछ बेहतर करूँ, ठीक है। तो आप लोग अपना फीडबैक देते रहे, धन्यवाद।